ट्रेन कुछ ही दिनों में आरंभ होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सभी की भावनाएं पौधारोपण स्थल पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। एलईडी स्क्रीन पर सब कुछ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। सभी की भावनाएं हैं कि हम जहां पर्यावरण बेहतर कर सकेंगे तो स्वस्थ रहने का संकल्प भी हमारा पूरा होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पौधारोपण स्थल से इस परिसर में अस्थायी तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे जुड़ने के लिए एक स्थायी व्यवस्था देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय जी मुख्यमंत्री महोदय मेट्रो कोच का अनावरण करेंगे और ये अनावरण वे उस स्थल पर पहुंच रहे हैं। सभी की भावनाओं के अनुरूप एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनके बढ़ते हुए कदम इस बात का द्योतक हैं, इस बात का प्रमाण है कि वे निश्चित तौर पर भोपाल और इंदौर को जो सौगातें मिलने वाली हैं उनके आरंभिक पलों में आप सभी को पाकर अभिभूत हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस स्थल पर जहां अनावरण होगा मेट्रो कोच के मॉडल का, वे पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पर ये वो पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दबाकर इस मेट्रो कोच का अनावरण करने के लिए तैयार हैं। उत्साही मीडिया निश्चित तौर पर उन पलों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए तैयार है और लोकार्पण का ये क्रम निश्चित तौर पर हम सभी के मनोभावों के अनुरूप उस अनुबंध को पूरा कर रहा है जिस अनुबंध के तहत मेट्रो परियोजना लागू हुई और आज इस परियोजना के अंतर्गत इस कोच का यहाँ मॉडल जो प्रदर्शित किया गया है आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो अनावरित किया गया है, एयर कंडीशनर कोच बच्चों और आम जनता के अवलोकन हेतु खोला जाएगा। बच्चे और आम जनता शहरी विकास के इस महत्वपूर्ण घटक से परिचित हो सकेंगे, गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोच के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कोच के अंदर की सुविधाओं से वे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो रहे हैं। इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा प्रणाली, डिस्प्ले यूनिट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, लाइटिंग, पीईसीयू, पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट, फायर अलार्म, स्मोक अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर और दरवाजे, ये सभी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जिनके बिना इस कोच का सुंदर स्वरूप और व्यवस्थाओं का सुंदर स्वरूप सामने नहीं आ सकता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय कोच के अंदर उन सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए और उसके बाद वे मीडिया से रूबरू होंगे। मीडिया से रूबरू होने के बाद वे इस मंच पर पधारेंगे और यहाँ से आपसे अपनी बात कहने की भावना जो उनके अंदर संजोकर वो लाए हैं उसे आपके बीच रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हम सभी इस बात को देखकर उल्लासित हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। इस समय आपातकाल द्वार के पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोच के अंदर हैं। लिखे हुए निर्देशों का पालन यदि हम करें तो निश्चित तौर पर ये तय मानिए कि हर व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अक्सर हम यात्राएं तो करते हैं लेकिन उन यात्राओं में इस बात का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि वहाँ जो निर्देश लिखे होते हैं उन निर्देशों का यदि हम पालन करें तो तय है कि हम व्यवस्थाओं को बेहतर समझ सकेंगे और उसके अनुरूप आचरण कर सकेंगे। मेट्रो कोच का स्वरूप आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
कोच देखने के बाद निश्चित ही सभी के मन में ये भावना भी जाग रही होगी कि उन्हें भी कोच के अंदर जाकर उन व्यवस्थाओं को देखने का लाभ मिले। तो चिंतित न हो, बस मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अनावरण करने के पश्चात जब वे यहाँ से प्रस्थान करेंगे, उसके बाद में ये कोच आप सभी के लिए देखने के लिए रहेगा, जहाँ पर एक निर्धारित समय में आप इस कोच में प्रवेश कर इस कोच की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से समझने की योग्यता विकसित कर सकेंगे। भोपाल मेट्रो को विश्व की अग्रणी तकनीक ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 के संचालित करने हेतु डिजाइन किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है। इस तकनीक से मेट्रो की सेफ्टी सुनिश्चित करने और ऊर्जा संरक्षण में काफ़ी फायदा होगा। 6 इंटरनल कैमरे हैं। किसी भी इमरजेंसी या अन्य कारणों से रेल के दोनों इमरजेंसी डोर भी हैं जिन पर कैमरे लगे हुए हैं। डिस्प्ले यूनिट में यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन के रूट, गेट खुलने की दिशा, अगला स्टेशन इत्यादि और नए भारत के बढ़ते कदम, इसके पीछे युवा शक्ति का भी और हमारे साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में हुआ और जितना हौसला अफजाई उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों की भी की, मैं यही कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है। मंगलयान, फिर चंद्रयान, अब सूर्य और शुक्र पर जाने की तैयारी है। और आप देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात कही थी और मेक इन इंडिया की बात कही थी, तब भी जो लोग हंसते थे कि क्या होगा आत्मनिर्भर भारत पे, आज ऐसे मोबाइल फोन जो आप सबके हाथ में है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। इसी तरह से स्टार्टअप्स में आज से 9 साल पहले हम कहीं खड़े नहीं थे, आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन गया है। और इसके पीछे भारत के युवाओं का सामर्थ्य, उनकी ताकत दिखती है। कई बार जब हम दुनिया भर की बड़ी कंपनीज के सीईओज को देखें तो भारतीय उनको हेड कर रहे हैं। एक और इस बात का बहुत गर्व होता है, दूसरी ओर लगता है काश उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकारें थी उनको अवसर देश में मिला होता तो दुनिया भर की बड़ी कंपनीज आज यहां पर भी होती। स्पेस सेक्टर खोला तो एकदम से एक ही साल के अंदर प्राइवेट कंपनी ने स्पेस में रॉकेट, सैटेलाइट छोड़ने का काम भी किया। और यही नहीं, आज जहां मध्य प्रदेश की राजधानी में राजा भोज की धरती पे मैं बैठा हूं, मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुत शानदार प्रयोग किए हैं और शुरुआत की है। और अगर सीएम स्काई की मैं बात करूं, सीखो कमाओ योजना, ये अपने आप में एक बहुत शानदार पहल है और ये अपने आप में एक अनूठी पहल है पूरे देश और दुनिया भर में, जहां 8,63,000 से ज्यादा युवाओं को अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पंजीयन हुआ है और 16,100 से अधिक प्रतिष्ठानों में लगभग 68,000 से ज्यादा पद स्वीकृत हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं। और इसके पीछे भावना यही है कि जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर उस दिशा में भी बढ़े। और हमने देखा है मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो या स्टैंड अप इंडिया हो, फिर हमारी अन्य योजनाओं का लाभ देश के युवा उठा रहे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश की स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना, इससे युवाओं को एक नई ताकत मिली है, रोजगार की भी और स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके तो आईआईटी हो, आईआईएम हो या फिर आईआईसी हो या फिर 3 ट्रिपल आईटी हो, एनआईटी हो, एनआईएफटी हो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो, ये सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस अगर कहीं पे मिले हैं तो मध्य प्रदेश को मिले। ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान मध्य प्रदेश के प्रति है। और हर माह
जहां मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो हर माह औसतन 3 लाख लोगों को 1800 करोड़ रुपए की लागत से 1800 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए जा रहे हैं ताकि स्वरोजगार से उनको जोड़ा जा सके। और ये युवाओं का वो बोझ भी खत्म करता है कि कहां से कोलेट्रल लाएंगे, कहां से गारंटी देंगे, कैसे काम शुरू कर पाएंगे। आज उनको सिर्फ सही सोच और सही दिशा में बढ़ना है, बाकी सारा काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। एक साल में 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती की प्रक्रिया को एक अभियान चलाकर मूर्त रूप दिया जा रहा है। और यही नहीं, युवाओं के समग्र कल्याण और सशक्तिकरण के लक्ष्य के लिए युवा नीति 2023 लागू की गई है। आपको याद होगा, अब से कुछ महीने पहले ही जब मैं मध्य प्रदेश आया था, जबलपुर भी गए, हम इंदौर भी गए, भोपाल में शुरुआत। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी, इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। भोपाल वासियों को तो फायदा होगा ही। इंदौर के बारे में इंदौर में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम मेट्रो को केवल भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे। अभी भोपाल में चलेगी, फिर मंडीदीप तक बढ़ाएंगे और इधर बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर ले जाएंगे। जनता को अधिकतम सुविधाएं देना, मेट्रो से आवागमन का समय बहुत बचेगा और आरामदायक सफर होगा। दोनों प्रोजेक्ट पर इंदौर भोपाल के मिलाकर लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। हम तेजी से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अब हमारे दोनों शहर भोपाल और इंदौर अब मेट्रो रेल सिटी भी होंगे। कल के कार्यक्रम का मैं और जिक्र करूंगा। मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। बरसों से जो अवैध कॉलोनी का दंश भुगत रहे थे, उन अवैध कॉलोनियों को वैध करके 35 लाख लोगों की जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाव सारे विकास के काम संपन्न हो सकेंगे, सारी सुविधाएं मेरे भाई और बहनों को मिल सकेंगी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब मुख्य मंच पर यहाँ पधारेंगे और यहाँ बैठे हुए समस्त शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से वे रूबरू होंगे। बिना किसी औपचारिकता के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी बात कहने के लिए आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार। पीएस अर्बन डेवलपमेंट नीरज मंडलोई जी और एमडी मेट्रो रेल भाई मनीष सिंह जी और मेरे सभी प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बधाई देने आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं। हमारा सपना था भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल, और बीच में कठिन परिस्थितियां आई। जब दूसरी सरकार आई तब काम लगभग ठप हो गया था। कोविड का कठिन दौर आया, लेकिन कोविड में ही हम लोगों ने तय किया कि मेट्रो के प्रोजेक्ट को हम तेजी से पूरा करेंगे। उन कठिन परिस्थितियों में भी आप सबने पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम किया, दिन और रात काम किया, तेजी से काम किया,
कर्तव्य परायणता से काम किया और इसलिए आज हम ये दिन देख रहे हैं कि आज कोच का अनावरण हमने किया है और सितंबर में हम लोग ट्रायल रन मेट्रो की इंदौर और भोपाल दोनों में प्रारंभ करने वाले हैं। मैं आप सभी मित्रों को टीम मेट्रो रेल भोपाल की और इंदौर की दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपकी मेहनत के कारण ही भोपाल और इंदौर को और मध्य प्रदेश को यह सौगात मिल रही है और मेट्रो केवल भोपाल इंदौर नहीं बाहर भी निकलेगी वहां से। आने और जाने के लिए विशेषकर आम जनता, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों भाइयों को बहुत सुविधा मिलेगी। आपके परिश्रम के लिए, आपकी मेहनत के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए और काम की गुणवत्ता के लिए आपका एक बार फिर से अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी के बीच में पधारे, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने यहाँ पधार कर इस अनावरण को सुखद एहसास में परिवर्तित किया है। मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्थान के बाद आप सभी निश्चित तौर पर इस कोच को देखना चाहेंगे, कोच में सुविधाओं से रूबरू होना चाहेंगे। ये गौरव के पल हैं इस प्रदेश के भोपाल और इंदौर नगर के लिए। स्मार्ट पार्क के इस परिसर में स्थापित ये कोच आने वाले समय में यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बाकी सब आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने तो अंग्रेजीकरण ही किया था, हमारी सरकार ने मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए किया। तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले मेडिकल के क्षेत्र में भी हिंदी में उसका सिलेबस लेकर आए। अरे कहां आप दिग्विजय जी की बातों पे विश्वास करते भाई? आज कांग्रेस में उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। जो ओसामा जी करते थे, आप उनकी बात पे कहां चले हो? सर राहुल गांधी कश्मीर में है और वो खुद नहीं कह रहे, कहते मैंने कहीं पढ़ा है। सर राहुल गांधी कश्मीर में छुट्टी मना रहे हैं और वो अटैक भी कर रहे थे कि और गारंटी ले रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को वो हराएंगे और राहुल गांधी की सरकार बनने जा रही है। मैं श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने इससे पहले कब कश्मीर में छुट्टी बिताई थी या लद्दाख में कब छुट्टी बिताई थी? वो तो विदेशों में छुट्टियां मनाते थे। लेकिन जब से धारा 370-35 से हटी जम्मू कश्मीर में से, पथराव की घटनाएं बंद हुई, आतंकवाद की घटनाएं बंद हुई, तब जाके श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को अवसर मिला कि भाई बहन बर्फ के गोले बना के एक दूसरे का खेल सकें। आज से पहले मौका नहीं मिला था साहब। ये मोदी है तो मुमकिन है। और लद्दाख भी जहां पर गए, वो शायद इसी डर के मारे पहले नहीं जाते होंगे कि पंडित नेहरू जी की जो सोच थी, उनके निर्णयों के कारण जो एक साई चीन का एरिया और भारत के 49,000 स्क्वायर किलोमीटर पंडित नेहरू जी के समय चाइना ले गया था। लेकिन अब ऐसी सरकार देश में है कि 1 इंच भूमि की ओर भी आंख उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि आज एक ऐसी सरकार है जो अपने सैनिकों के पीछे खड़ी है, उनको मजबूत भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने सैनिकों को मजबूत क्या करना था? बर्फ में जो सैनिक -45 डिग्री में रहते थे, उनको स्नो बूट, स्नो सूट तक नहीं देते थे जी। हमने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, स्नो सूट, स्नो बूट भी दिए और लेटेस्ट हथियार दिए, लड़ाकू विमान दिए। कांग्रेस की सरकारों के पहले दिन से लेकर 2014 तक हर घोटाले में, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाले से लेके हर घोटाले में इनका नाम आया। यही अंतर है, इनके लिए पैसा फर्स्ट, हमारे लिए सैनिक फर्स्ट। इनके लिए परिवार फर्स्ट, हमारे लिए देश फर्स्ट। Sir, after 26/11 first time BCCI president going to Pakistan, so is it so that Team India going to take part in Asia going to That BCCI has to reply. Sir, मदुरई में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा हादसा है, उसमें करीब 10 से ज्यादा लोगों की जान गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं, बट दुख है अगर ऐसा हुआ है तो, और उसकी जानकारी माननीय रेल मंत्री जी और विभाग के संबंधित लोग देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत आभार भाई, शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। तो देखिए, प्रदर्शनी के माध्यम से 9 साल की जो योजना है, 9 साल की जो उपलब्धि है, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है प्रदर्शनी के माध्यम से। इसी के साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे थे और देखिए, प्रदर्शनी के माध्यम से योजनाओं को दर्शाया जा रहा है। 9 साल के उपलब्धियों को जन जन तक अब पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकगीत का भी यहां पर आयोजन किया जा रहा है, यानी कि लोकगीतों के माध्यम से भी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और ये कार्यक्रम का हम सीधा रुख कर रहे थे, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। और ये प्रदर्शनी आप देख सकते हैं, 9 साल में जो भी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध की। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि हाल ही में जो एक गौरवान्वित करने वाला पल था हम सबके लिए, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 9 साल में जो उपलब्धियां हैं उनको दर्शाया गया है प्रदर्शनी के माध्यम से, योजनाओं को दर्शाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से। और हाल ही में आपको बता दें कि मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। और अब मंच पर पहुंचने की तैयारी आप देख सकते हैं, मंच पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी अहम ये समारोह है, सबका साथ सबका विश्वास पुस्तक लोकार्पण समारोह है। और इसी कड़ी में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद है। और प्रदर्शनी के माध्यम से 9 साल बेमिसाल का जो नारा है बीजेपी ने एक बार फिर से दोहराया है, यानी कि प्रदर्शनी के माध्यम से 9 साल में जो विकास हुआ है, योजनाएं जो लाई गई है और इसी के साथ उपलब्धियां जो है उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा प्रदर्शनी के माध्यम से। चित्रण माफ कीजिएगा, इसका किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मंच पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी अब मंच पर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों ही दिग्गजों को मंच पर पहुंच चुके हैं। और हाल ही में आपको बता दें कि मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुस्तक लोकार्पण का समारोह ये है। लोकगीतों के माध्यम से भी योजनाओं को दर्शाया गया है, प्रदर्शनी के माध्यम से
योजनाओं को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि पजल्स भी इसमें रखी गई है, यानी कि पजल के माध्यम से भी योजनाओं को दर्शाया गया है। काफी आकर्षक ये सभी नजर आ रहे हैं और ये देख सकते हैं आप प्रदर्शनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। तमाम जो उपलब्धियां हैं, तमाम जो योजना है प्रदर्शनियों में दर्शाई गई है। और ये अब सीधी तस्वीरें मंच से हम आप तक साझा कर रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है मंच पर। स्वागत सत्कार उनका किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास पुस्तक लोकार्पण का समारोह ये है। मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन हाल ही में किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस कार्यक्रम में। और अब मंच पर तमाम दिग्गज जो है मौजूद है। वीडी शर्मा भी मंच पर मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, तीनों ही दिग्गज नेता मंच पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब कुछ ही देर में संबोधन इनका शुरू होगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लोकगीतों का भी काफी महत्व देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकगीतों के माध्यम से भी योजनाओं को दर्शाया जाएगा। 9 साल की जो उपलब्धियां रही भारतीय जनता पार्टी की, उनको दर्शाया जा रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोकगीतों में भी योजनाओं का जिक्र किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वीडी शर्मा, तीनों ही दिग्गज मौजूद है मंच पर। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजन किया गया जा रहा है इस समारोह का। काफी भव्य समारोह है। तो देखिए, 9 साल बेमिसाल का जो नारा है बीजेपी का, कहीं ना कहीं प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है एक बार फिर से। यानी कि 9 साल में जो भी उपलब्धियां बीजेपी ने हासिल की है उनको दर्शाया है प्रदर्शनी में। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को भी इसमें शामिल किया है। जिस तरह से अब हाल ही में काफी गौरवान्वित करने वाला ये पल रहा है हम सभी के लिए। चंद्रयान 3 जो मिशन था सक्सेसफुल हुआ है और उसको भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। तो देखिए, प्रदर्शनी का रुख हाल ही में किया केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। सीएम शिवराज भी इस दौरान मौजूद रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में और उनके संबोधन में परफेक्शन होता है। और जब ये परफेक्शन की जब बात आती तो परफेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे इमोशन, ट्रेडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेशन और नेशन का सही कनेक्शन होता है। और जब प्रधानमंत्री जी के भाषणों का संकलन करने की बात आए और वो उस दौर के हैं जब उन्होंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी, सन 2020-21 और 21-22 की, तो अगर आप देखेंगे दोनों में इसका विमोचन किसी और ने नहीं, मध्य प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की डीजी अनुपमा भटनागर जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सूचना प्रसारण मंत्रालय के विक्रम सहाय जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, सभी माननीय नेतागण, आदर के योग्य मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय देकर आज देश के सामने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों की इस 2 खंड 2 और 3 इनका विमोचन करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज मैं राजा भोज की नगरी में हूं और यहां पे मैं उस समय से भी आया जब कभी बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि जो सेवा करने का अवसर दिया तो बीमारू से
आज देश के सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया है। एक बड़ा बदलाव यहां पर आदरणीय शिवराज जी पिछले लगभग 4 दशकों में देखा गया, 2 दशकों में देखा गया। आज हम सब अपने चहेते भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरी पारी के उन 2 वर्षों के भाषणों के पुस्तक का विमोचन करने हेतु इकट्ठे हुए हैं। और जब मैं इन खंड 2 और खंड 3 की बात करता हूं तो एक खंड 2 में 86 भाषण, तो खंड 3 में 80 भाषण। और आप कल्पना कीजिए जिस वर्ष में सैकड़ों भाषण हुए हों, उनमें से 86 भाषण और 80 भाषण चुनना कितनी बड़ी चुनौती पूरे विभाग के लिए होती होगी। और मोदी जी का कौन सा भाषण हम छोड़ दें, यह भी अपने आप में एक चुनौती है कि हम क्या छोड़ें और क्या चुनें, क्योंकि उनके हर भाषण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और विशेष तौर पर युवाओं को और शोध करने वालों के लिए है। तो मैं युवाओं को और शोधकर्ताओं को इतना ही कहूंगा कि आप तो अवश्य इन किताबों को पढ़ें। इनमें बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं वो आत्मनिर्भर भारत हो, जय जवान जय किसान हो, जय विज्ञान, या फिर शाश्वत भारत, आधुनिक भारत जैसे 10 खंडों में बटी ये पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों और विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाती है। वहीं पर ही स्टार्टअप इंडिया, सुशासन, सबका प्रयास, छोटा किसान बने देश की शान, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति आदि विभिन्न खंडों में बटा इस पुस्तक का तीसरा खंड माननीय प्रधानमंत्री जी की आम नागरिकों से जुड़े रहने के विचारों को प्रस्तुत करता है। अगर हम देखें तो बहुत लंबी अगर यात्रा देखें पिछले 75 सालों में देश की, तो शुरू से लेकर अब तक एक बात आती थी कि तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति ने उसको घेर रखा था, एक तरह से पूरा उसके ऊपर प्रभाव दिखता था। लेकिन ये तुष्टीकरण और वंशवाद से बाहर निकालकर विकासवाद की ओर किसी ने मोड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोड़ा है। और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं, उसके लिए प्रदर्शनी एक सामने वाले हॉल में लगी है जो दिखाता है कि पिछले 9 वर्षों में किन किन योजनाओं को शुरू किया गया और उनका प्रभाव कैसे पड़ा, और जो 70 साल पहले 70 सालों में कोई नहीं कर पाया था वो कैसे पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए तो मोदी जी की योजनाओं के कारण आए हैं। मित्रों, वैसे संविधान ने तो हम सबको समतामूलक समाज के निर्माण की नींव रखी थी संविधान के अनुसार, तो उनके जो, लेकिन लंबे समय तक जो सत्ता में रहे उन्होंने उस पर हथौड़ा चलाया और समतामूलक समाज की बजाय वो परिवार तक सीमित होकर रह गया। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश की हुई है। कोई बता सकता है देश की उपलब्धि बड़ी क्या हुई है? क्या उपलब्धि हुई? सबको पता है, चंद्रयान 3। चंद्रयान मिशन पर देखिए जब ये कब हुआ, ये ताकत दिखाता है भारत की, भारत के युवाओं का सामर्थ्य बताता है। और जो दुनिया के मात्र 3 देश पहले कर पाए थे, वो चंद्रयान मिशन सफल करके भारत दुनिया का 4था देश बन गया है। लेकिन साउथ पोल पर विक्रम लैंडर का उतरना ये अपने आप में दुनिया में पहली बार किसी देश ने किया है तो हमारे भारत ने किया। अब सवाल ये होता है कि जब पहले ऐसे प्रयास किए गए तो परिवार का नाम देने का काम किया, लेकिन आज किसी परिवार का नहीं, आज देश का नाम आगे बढ़ाया जाता है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और हमने तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे चले।
जिन राजनीतिक दलों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी वामपंथी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया हो, हमें पश्चिमी संस्कृति या उनके प्रभाव एक गुलामी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 वर्षों के बाद आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आई और मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जा सके उसको बल दिया गया। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने मेडिकल तक की शिक्षा का भी सिलेबस हिंदी में अपनी मातृभाषा में करने का सबसे पहले काम किया है। अब कुछ कार्य हैं, कई बार मैं किताबों में तो लिखा ही, लेकिन मैं आपसे वैसे पूछता, ऐसी क्या मजबूरी थी कि 60 सालों तक गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, लेकिन गरीबी नहीं हटती थी, गरीब मिट जाता था। गरीब के पास पक्की छत नहीं थी। 20,000 गांव में बिजली का कनेक्शन 2014 तक भी नहीं पहुंच पाया था। करोड़ों परिवारों के घरों में नल का नहीं था, नल से जल नहीं आता था। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ता था और शर्मिंदा होना पड़ता था। अन्न की कमी और अन्न के भंडार भी खाली कर देना, ये पूर्व में होता होगा, लेकिन जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 8 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ बहनों को और परिवारों को शौचालय बनाकर दे दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाकर दे दी, 80 करोड़ गरीबों जरूरतमंदों को डबल राशन कोविड के समय 2.5 साल तक देने का कार्य किया, और अब तो 12 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम भी मात्र 3 साल में कर दिया, और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त देने का कार्य भी ये पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब आप इनकी पुस्तक के थ्रू जाओगे तो आप एक व दूसरे टॉपिक पे जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा मोदी जी ने 2015 में कहा था, और उस समय का मीडिया, सोशल मीडिया में देखोगे तो आपको आलोचना देखने को मिलेगी। छोटा सा उदाहरण देता, जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा हर गरीब जरूरतमंद का बैंक खाता खुलेगा। बहुत आलोचना हुई कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, गरीब का खाता क्या चाहिए। फिर प्रधानमंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया, गरीब को क्या फायदा है। ये लोग गरीब और ये सब नाम ऐसे लेके तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, कभी अल्पसंख्यक के नाम पे, कभी गरीब के नाम पे। लेकिन आज मैं अपने सब युवा साथियों के बीच में खड़ा होकर पूछता हूं, जो 9 साल पहले किसी के पास बैंक खाता नहीं था, आज 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते भी खुले, और उन बैंक खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों का जमा हुआ। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे सिस्टम में, गरीब के खाते तक नहीं पहुंचते क्योंकि खाता होता ही नहीं था, वो आज डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में पहुंचता है, और अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो डिजिटल पेमेंट्स की बात करते थे, आज यूपीआई भीम के माध्यम से या फोन पे, पेटीएम ऐसी कंपनियों के माध्यम से आप पेमेंट करो तो आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। दुनिया भर की जितनी पेमेंट्स होती हैं उनका 46% डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती है। भारत नंबर 1 डिजिटल पेमेंट्स में। अब सवाल ये भी खड़े होते थे कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये हमारे साथ साथ उसी समय ये भी आजाद हुए, लेकिन साउथ कोरिया कहां पहुंच गया, सिंगापुर कहां पहुंच गया। भारत इतना बड़ा है, भारत क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि एक परिवार जिसने देश के ऊपर राज किया, कई वर्षों तक उन्होंने केवल परिवार फर्स्ट की सोच को लेकर चले, उनके लिए राष्ट्र प्रथम कभी नहीं था। लेकिन जब एक गरीब मां का बेटा यहां पर आया तो उनके लिए राष्ट्र प्रथम हो गया, देश उनकी प्राथमिकता हो गया। एक समय ऐसा था तब निजी नौकरियां पे नहीं होती थी। आपको तो, आप छोटे हो सब लोग, आप कभी घर जाके एक सवाल पूछना कि कोटा क्या होता है, कि कोटा राज क्या था।
जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी ने तब मेरे लिए स्कूटर बुक करवाया था, जब मैं 18 साल को तब जाके मुझे स्कूटर मिला। मैं शायद 8 साल का हूंगा शिवराज जी, 10 साल के बाद स्कूटर मिला था। आज तो आप जाओ तो हाथों हाथ स्कूटर, मोटरसाइकिल सब कुछ मिलता है। ये समय बदला, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बदला। आज का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर है। जो हमारा मजाक उड़ाते थे जब मोदी ने कहा स्टार्टअप इंडिया करेंगे, तो कहते क्या स्टार्टअप इंडिया, क्या करेगा नौजवान। आज उन्हीं नौजवानों के सामर्थ्य को देखिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा भारत बन गया। लगभग 1 लाख स्टार्टअप आज दुनिया के किसी देश में है तो भारत में, और 107 हमारी यूनिकॉर्न्स बन गई। यानी कि एक कंपनी कम से कम 8,500 करोड़ की है, कम से कम। लाखों लोगों को रोजगार आप जैसे युवाओं ने दिया है। ये यात्रा जो है ये अंत्योदय से लेकर आत्मनिर्भरता की ओर है। और जब आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, कोविड के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तो फिर एक बार मजाक उड़ा कि भारत क्या दुनिया से अलग होकर अपने आप को देखता है। व्हाट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया, क्या भारत कैसे सरवाइव करेगा, यही कहते थे। जब हमने कहा अपनी वैक्सीन बनाएंगे, तब कहते थे क्या भारत की वैक्सीन आपको ठीक कर सकती है। विपक्ष के नेताओं ने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। गांव में हाहाकार मच गई कि हम वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। ये तो भला हो आप सब लोग मन की बात सुनते हो और दिल से मोदी जी के साथ जुड़े हो। आपने मोदी जी पे विश्वास किया। भारत ने अपनी 2 वैक्सीन बनाई और 220 करोड़ वैक्सीन पूरे मुफ्त में पूरे देश को लगाने का काम भी भारत में हुआ। और ये आत्मनिर्भर भारत से हम ग्लोबल लीडर भारत को बनाने की ओर चले हैं। हम जब 2014 में आए थे, जब मोदी जी की पुस्तक का पहली पारी के जो आपने 5 जो उसके संस्करण ऐसे देखे हैं, किताबें देखी हैं, उनमें आप देखिए पहले में लिखा होगा कि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत था। ऐसा क्या किया 9 सालों में मोदी जी ने कि जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी दुनिया की, अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। मित्रों, यही नहीं, हम सब के सामने एक सवाल बार बार खड़ा होता है। मीडिया के लोग भी कई बार पूछते हैं कि क्या है 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। फिर मन ही मन में कहते हैं हाँ एक बात तो है भाई, अंग्रेजों को आपने पछाड़ दिया जिन्होंने हमारे ऊपर 250 साल राज किया था। वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आजादी के अमृत महोत्सव मनाते मनाते आजादी के 75वें साल में हमने उसी इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, हमें इससे आगे जाना है। तभी प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है कि हमें ये जो अमृत काल शुरू हुआ है, आजादी का 75वां वर्ष, इससे स्वर्णिम काल की ओर जाते हुए, यानी कि जब आजादी के 100 साल होंगे, उन 25 सालों में हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। आप में से कौन कौन भारत को विकसित भारत बनाने के लिए तैयार है? अरे ऊपर वाले भी तैयार हैं। वेरी गुड। सब यही युवाओं का सामर्थ्य है, यही युवाओं की ताकत है। तभी तो आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज में देखोगे, अगर उनके सीईओज के नाम आते हैं तो भारत के युवा आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भी बन गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन गए। ये आपकी ताकत है युवाओं की, तभी आप विकसित भारत बना सकते हैं। दूसरा, अगर ये मौका हमारे युवाओं को भारत में ही मिला होता तो भारत की अर्थव्यवस्था कहां पे होती? अगर ये स्पेस सेक्टर पहले खोला गया होता तो हम गूगल की ओर नहीं देखते, गूगल जैसी कंपनी भारत में ही बनी होती। अगर हम पेमेंट इकोसिस्टम में मात्र 5 सालों में दुनिया की सबसे नंबर 1 पे जा सकते हैं। आज देखिए, एक समय था जब हम ये सुनते थे कि दुनिया की सबसे लंबी टनल कहां पे, सबसे ऊंची इमारत कहां पे, सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है। आज हम दुनिया की ओर नहीं देखते, आज हम कहते हैं अगर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सबसे ऊंचाई पर कहीं पर है
तो अटल टनल मनाली में हिमाचल प्रदेश में है। हम कहते दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो एफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा है, वो रेलवे का पुल चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। आज हम कहें दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है, तो कहां पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की गुजरात में है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहीं पर है, तो वो भी हमारे भारत में है। जो सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़े, ऐसी बातें आती थी। पहले दुनिया का नाम आता था, आज भारत का नाम उसके साथ जुड़कर आता है। ये नए भारत की नई पहचान है जो चंद्रयान मिशन के साथ साथ उसको आगे करे। और इसी तरह से 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बजट में भी प्रावधान किया है। लेकिन युवाओं से मैं पूछूं, अगर 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? हैं जी, आवाज नहीं आई। पड़ेगा फर्क। ये इसलिए फर्क पड़ता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, वो भी डेटा कंज्यूम कर रहा है। अगर ये दुनिया भर के डेटा रेट्स के बराबर भारत का रेट होता तो आप में से आधे लोग डेटा यूज ना करते। दुनिया के सबसे सस्ता डेटा अगर भारत में मिलता है तो वहीं पर दुनिया में, कांग्रेस के जमाने में तो ना 2G टेक्नोलॉजी आई ना 3G भारत की आई, विदेश से लाते थे। अब भारत ने 5G टेक्नोलॉजी भी अपनी बना ली है और 6G भी भारत अपनी ही टेक्नोलॉजी बनाने वाला है। और दुनिया भर के देश हमारे पास आ रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी और 6G टेक्नोलॉजी लेने के लिए। यह नए भारत की नई तस्वीर है। जब मैं युवाओं के सामर्थ्य की बात करता हूं, देश के सामर्थ्य की बात करता हूं, तो ये आप सबके सामने कहता हूं कि दुनिया को हमसे उम्मीदें क्या हैं। द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया, दे सी होप इन द लीडरशिप, इंडियन लीडरशिप, दे सी होप इन इंडियाज यूथ। तो हमारे ऊपर दुनिया की निगाहें नहीं, दुनिया को हमसे उम्मीदें भी हैं और हम सबको उनके ऊपर खरा उतरना है। मित्रों, यही नहीं, समय कम है, माननीय शिवराज जी को भी अगले कार्यक्रम में जाना है और मुझे भी केवल 2 बातें करके अपनी बात को समाप्त करना है। जब मैं महिलाओं की बात करता हूं युवाओं के साथ साथ, तो दुनिया भर के देशों में वुमेन डेवलपमेंट की बात तो होती है, महिला विकास की बात तो होती है, लेकिन दुनिया के पटल पर अगर वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात किसने की, महिला के नेतृत्व में विकास करने की बात की, तो भारत और भारत के प्रधानमंत्री ने की। और इस बार के 26 जनवरी की परेड में जब इजिप्ट के राष्ट्रपति आकर बैठे थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि दुनिया तो ऐसे ही कहती है महिला विकास, महिला विकास, महिला विकास। ये आपके कर्तव्य पथ पे मैं देख रहा हूं, बुलेट चलाकर फौज में जाने वाली, सैल्यूट करने वाली और पूरी अपनी टुकड़ी लेकर सलामी देने वाली से लेकर अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली, अगर पूरी इतनी बड़ी टोली में सबसे आगे कोई है तो भारत की महिलाएं, भारत की बेटियां हैं। तो मोदी जी ने उनसे कहा, आप इतना ही मत सोचिए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर महिला पायलट किसी देश में है तो भारत में है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होने वाली महिलाएं कहीं पर हैं तो 9 करोड़ महिलाएं भारत में हैं। और अब इन 9 करोड़ महिलाओं में से 15,000 स्वयं सहायता समूह को ड्रोन टेक्नोलॉजी का स्किल डेवलपमेंट भी इस साल से देने की शुरुआत कोई देश करेगा तो महिला ड्रोन चलाएंगी भी, ड्रोन रिपेयर भी करेंगी, तो दुनिया का पहला देश भी वो बड़ी संख्या में होगा तो भारत ही होगा। मैं युवा साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं। मित्रों, कोविड का एक ऐसा दौर था, आप इस किताबों को जब पढ़ेंगे, कोविड का ऐसा दौर था जो भारत को मेक और ब्रेक वाली स्थिति थी। आपदा के संकट में भारत खत्म भी हो सकता था। आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि 140 करोड़ जनता को राशन उपलब्ध करवाना, जब देश लॉकडाउन में था, 140 करोड़ की जनता का स्वास्थ्य लाभ कराना, वैक्सीन दिलाना। अगर हम पुरानी कांग्रेस की सरकारों के समय देखते रहते जो दुनिया भर से 40-40 साल वैक्सीन आती थी, तो आप आज तक भी आपको वैक्सीन ना लगी होती। क्योंकि देश के वैज्ञानिकों पर हमें विश्वास था और देश के लोगों को मोदी जी पर विश्वास था,
तो देश में 2 वैक्सीन बनी भी, वैक्सीन लगी भी, आपदा में हम बाहर निकले भी, और जो प्रधानमंत्री जी कहते थे आपदा में अवसर, हमने रिफॉर्म्स की, स्पेस सेक्टर खोला, कोल एंड माइनिंग सेक्टर खोला, टेलीकॉम सेक्टर खोला, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर खोला, और आज इन्हीं सभी सेक्टर्स में भारत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। नए ग्लोबल ऑर्डर में और नई जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के कारण आज भारत दुनिया में पीछे चलने वाला नहीं, लीडरशिप देने वाले देशों में भारत का नाम आकर खड़ा हुआ है। इसलिए आप कल्पना कीजिए कि हमसे दुनिया को उम्मीद क्या है। मैं जितने विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, केवल डिग्री लेने के लिए नहीं जाना है, हम इस समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की सोच पर हम कैसे काम कर सकते हैं, चाहे स्टार्टअप हो या कोई अपना काम हो, देश की सेवा भाव से हो, कोई एक ऐसा क्षेत्र चुन लीजिए जहां पर आप बदलाव लाना चाहते हो, और अगले 25 साल जहां आप अपने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए देंगे, उस एक क्षेत्र के लिए अपने अगले 25 साल दे दीजिए, उसमें बदलाव लाने के लिए दे दीजिए, और विकसित भारत बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे दीजिए। मैं और आप ये यात्रा इकट्ठी तय करेंगे और देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी हम सब लोग पूरा करेंगे। और इन किताबों के 186 भाषणों में आपको देखने को मिलेगा कि जो बातें आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले कही गई, वो आज यथार्थ होती नजर आती, वो सच होती नजर आती है। ये तब संभव हो पाया जब हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाया, डेमोक्रेसी में विश्वास किया, और इस डाइवर्स देश को एक पॉजिटिव साइड से दुनिया के सामने रखा। जब G20 की प्रेसिडेंसी, क्या G20 की अध्यक्षता भारत को करने का अवसर मिला, दुनिया भर के देशों में छोटी छोटी बातें होकर खत्म हो जाता था कि दुनिया ने प्रेसिडेंसी की मीटिंग की, चली गई, लेकिन लाखों लोग जो भारत के अंदर आए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान, उन्होंने कहा जो भारत ने कर दिखाया है वो दुनिया का कोई देश अब नहीं कर दिखाएगा जिस तरह से भारत ने करके दिखाया। ये इसलिए हुआ कि भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को भी हमने बढ़ाकर दिखाया है। और हमारे बीच में कोई और नहीं, पद्म अवार्ड से सम्मानित श्री भूरे भाई जी भी बैठे हैं। और भूरे भाई जी, आपने भी जो योगदान समाज के प्रति दिया, आप इन युवाओं को बता सकते हो, अगर पूर्व की सरकारें होती तो शायद आपके ऊपर नजर किसी की ना पड़ती। आज गांव, ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रों में बैठा भी कोई व्यक्ति अगर उसको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसने कभी अपने जीवन में ये शुरुआत की होगी कि मुझे पेड़ पौधे लगाने, पर्यावरण बचाना है, किसी ने जल स्रोत को बचाने का प्रयास किया, किसी ने एम्बुलेंस किया, अपनी स्कूटर पे चलाने का काम किया, किसी ने कला संस्कृति को बचाने का काम किया, उन्होंने सच्चे भाव से शुरू किया था, पद्म अवार्ड की सोच नहीं रखी थी। लेकिन मोदी सरकार है, जहां मोदी है तो मुमकिन है, आज उनको भी पद्म अवार्ड देने का काम देश कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिस देश में ट्राइबल महिला को शायद ही कभी मौका मिल पाता, लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एक दुर्गम क्षेत्र से आने वाली महिला ने सच्ची ईमानदारी से देश की सेवा की, तो आज देश की पहली महिला आदिवासी को एक राष्ट्रपति के पद तक जाने का अवसर मिला। ये हमारी लोकतंत्र की ताकत है, ये महिला नेतृत्व में विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट जो हम कहते हैं वो है। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूंगा, आप जरूर इन किताबों को पढ़िए। इनमें जो मोदी जी ने समय समय पर कहा, प्रधानमंत्री जी ने, उसको पढ़िए भी, उस पर काम भी कीजिए। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपने जो शानदार काम मध्य प्रदेश में किया है, एक बीमारू राज्य से इसको अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा किया है, उसके लिए मैं सारे प्रदेश की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मित्रों, जैसे प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं तो भारत मां का हर लाल जोश और ऊर्जा से भर जाता है, उसी तरह से ही आपके उनके भाषणों के संकलन किए गए ये दोनों पुस्तिकाओं के, आप इनको पढ़िए भी, आप इनसे मार्गदर्शन भी आपका होगा
और आप देश के आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे माननीय सांसद वीडी शर्मा जी भी विशेष तौर पर इससे जुड़े। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। जिस युवा चेतना को आप संबोधित कर रहे हैं उसमें संयोग ही है कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना के सैकड़ों छात्र छात्राएं इस सभागृह में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आइए ये आवाज इस मंच तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के शिल्पी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस समारोह को संबोधित करें। शिवराज सिंह चौहान जी, आइए करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। हमारे सक्रिय, सजग, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा और खेल जिनके जिम्मे किया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। स्वागत में तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, बहन अनुपमा जी, विक्रम जी और उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देश, उनमें सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब कई विकसित देशों में पेड़ों के पत्तों और छालों से शरीर को ढका जाता था, तब हमारे यहां मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन एक कालखंड आया, हम पराधीन हुए और स्वतंत्रता के बाद भी जिस सरकार ने काम किया उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रथम नहीं था। मैं 2014 के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर दुनिया के किसी देश में जाता था तो मन में बहुत तकलीफ होती थी। भारत के बारे में जो सोच था वो निराशा पैदा करने वाला था। घोटालों का देश, कभी कुछ हो ही नहीं सकता भारत में, भारत सुधर ही नहीं सकता। और सच में मैं ये कहूं तो कहीं मान सम्मान मिलता नहीं था दुनिया में। और उस सरकार ने मानसिकता भी ऐसी बना दी थी कि अगर कोई लेट आता था तो कहते थे यार चलता है, ये तो इंडियन टाइम है। हम ही कहते थे इंडियन टाइम है। मानसिकता हमारी ऐसी बन गई थी कि जैसे भारत कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा युवा मित्रों, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। इतनी तेजी से परिवर्तनों का कल्पना नहीं थी। भारत के बारे में दृष्टिकोण ऐसे बदल जाएगा मेरी भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है यह दौर भारत का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी अनुराग जी विस्तार से बता रहे थे, अब भारत समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान है, दुनिया की समस्याओं का समाधान। दुनिया में कोई समस्या आती है तो दुनिया देखती है भारत की तरफ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ। पहले जो भाव था भारत में कुछ नहीं हो सकता,
सब ऐसे ही चल रहेगा, भारत कुछ नहीं कर सकता। अब वो बदला है कि भारत ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है। सचमुच में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अब छोटी छोटी घटनाएं देखिए, कोविड का बता रहे थे अनुराग जी, मैं तो कोविड के दौर में ही मुख्यमंत्री बना। उस समय मन घबराता था कि निपटेंगे कैसे। ये मोदी जी की का ही नेतृत्व था। दुनिया में बताओ ये कहीं हुआ है? कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अब कुछ लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया कि ताली थाली से जाएगा क्या, लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिनने थाली और ताली से पूरे हिंदुस्तान को कोविड से लड़ने के लिए तैयार करके दिखा दिया। वैक्सीन की बात बताइए अनुराग जी। अब छोटे छोटे उदाहरण देखिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे थे यूक्रेन में। अब बच्चों को बाहर निकाल के लाना था। यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन बच्चों को निकालने के लिए क्या करना पड़ा? मोदी जी ने एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, और यह कह दिया कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, उस समय युद्ध बंद हो जाना चाहिए। भारत के बेटे बेटियां तिरंगा लेके निकले, रूस भी रुक गया, यूक्रेन भी ठहर गया, थम गया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकल कर आ गए। और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी आ गए भारत माता की जय बोल के। ये पहले संभव था कि आप देखो एक साथ दो महाशक्तियां कही जाती थी, रूस अमेरिका। अब दोनों भारत की तरफ ताकते हैं कि भारत से संबंध अच्छे रखो। हम रूस से सस्ता तेल भी ले लेते हैं, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में वेद मंत्रों के गुंजार होते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति दंपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में पलक और पावड़े बिछाते हैं। वो केवल मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का काम अनगिनत है, अनगिनत। आज मैं कह सकता हूं, हम गर्व से कह सकते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और कई मामलों में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान जिस दिन चंद्रमा की सतह छू रहा था, तो वो केवल चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, वो भारत के गौरव गान, भारत की गौरव गाथा थी। और मोदी जी का नेतृत्व में जो देखता हूं, उसमें क्या खास है, तो मुझे जो चीज लगती है आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मैन विद ए विजन, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री के नाते कई बार बात करता हूं तो नए आइडिया आते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, वैसे व्यक्तिगत बातों को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, तो बात की थी एक कार्यक्रम के संबंध में, लेकिन कार्यक्रम होना था रीवा में। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया कि देखो, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण धरती हमारी बीमार हो रही है, बंजर हो रही है, हमको लोगों को जगाना है, और इसलिए एक नृत्य नाटिका ऐसी बनवाओ कि जिसमें एक बेटी धरती मां बने, और वो पुकार के कहे कि मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी तड़फ थी उनके मन में, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर
एक एक चीज बारीकी से बताई कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, करो। और हमने ना केवल रीवा में करी, बाकी जगह भी करी, क्योंकि उनके मन में तड़फ है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो धरती बंजर हो रही है, उस धरती मां को बचाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लायक ही धरती नहीं बचेगी। कौन सोचता है, कोई बताए। मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूं काम करते हुए, तो मैन ऑन ए मिशन, विजनरी भी है और मिशनरी भी है। टारगेट तय करना, और टारगेट छोटा तय नहीं करना, बड़ा लक्ष्य तय करना, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना, और उस रोड मैप को पूरा करने में खुद को भी झोंक देना और बाकी हम सबको भी लगा देना। ऐसा जुनून मैंने नहीं देखा। एक के बाद एक अभियान देखते जाइए, मेरी माटी मेरा देश, तिरंगा यात्रा, कितने अभियान पूरे देश को जोड़ते हुए मैंने मोदी जी में ही देखे। और एक है टारगेटिंग 100% सैचुरेशन, तुष्टीकरण नहीं कि इसको कुछ दे दो, उसको कुछ दे दो। सारे हितग्राही किसी समाज के, किसी वर्ग के हो, 100% सैचुरेट करो। और इसी को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पुरानी सरकार थी, वो वोट बैंक की राजनीति करती थी। सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये दृष्टिकोण अगर हमने कहीं देखा तो हमारे नेता मोदी जी में देखा है। अप्रोच ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अभी डीबीटी की आप बात कर रहे थे, कहां गरीबों के खाते होते थे, कहां गरीब बहन सोचती थी कि मेरा भी खाता हो। और बात सही, जब खोले तो लोग मजाक उड़ाते थे, पैसा है नहीं खाते का, क्या करेंगे। लेकिन उसके कारण जो चमत्कार हुआ, डीबीटी इसी के कारण संभव हो पाई कि आज बहनों के हर बहन के खाते हैं और सीधा पैसा सिंगल क्लिक से उनके खातों में चला जाता है। ये नई क्रांति हुई है, कोई करप्शन का चांस ही नहीं है कहीं, बीच में कोई खा ही नहीं सकता। और फोकस ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कौन प्रधानमंत्री समाज से संवाद करता था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो तो बोलते ही नहीं थे, कभी बात ही नहीं करते थे। हम लोग पूछ पूछ के मर जाते थे। मैं मुख्यमंत्री के रूप में जाता था तो कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दे देंगे, वो सोचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग से सीधा, सरल और सहज संवाद स्थापित करने का काम किया। अब कोई भी काम प्रारंभ करते हैं, जनता से नाम रखना है चीतों का, तो क्या जरूरत थी साहब पूछने की। चीता है भारत, प्रधानमंत्री जी नाम रख देते। उनका नई सुझाव मंगाओ सबसे, चीतों का नाम क्या रखा जाए। अब बताओ, ये साधारण घटना नहीं है। सबको जोड़ लो, पता नहीं कहां से कौन सा बेहतर सुझाव आ जाए और सब लोग जुड़ जाए मिशन के। हर चीज में कई सुझाव मंगाते हैं, जनता से सुझाव लो, लोगों से सुझाव लो, और इतने बढ़िया सोचते हैं लोग, कल्पना नहीं होती कई बार ऐसे सुझाव आते हैं। और मन की बात तो सचमुच में उनने जन जन की बात बना दी। ये केवल मन की बात नहीं है, ये जन की बात हो गई। सीधे प्रधानमंत्री जी अपने विचार और विजन को बेहद सरलता के साथ समझाते हैं। अगर किसी से कम्युनिकेशन करना हो, किसी से कनेक्ट करना हो, किसान हो तो किसान जैसे, इंजीनियर हो तो इंजीनियर जैसे, डॉक्टर हो तो डॉक्टर जैसे, वैज्ञानिक हो तो वैज्ञानिक जैसे, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जैसे। श्रोताओं का कोई समूह, मुझे आश्चर्य होता है एक व्यक्ति इतना बहुआयामी कैसे हो सकता है। श्रोताओं का कोई भी समूह हो, प्रधानमंत्री जी सीधे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक असंभव क्षमता है। हर एक को लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी हम में से कोई एक है। अब देश हो चाहे विदेश हो। अब कल संत रविदास जी की यात्रा का वर्णन किया ग्रीस में उन्होंने, और ग्रीस वालों से संत रविदास जी की जय बुलवाई, और बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी अद्भुत यात्रा हुई है, इतने गांव, इतनी नदियों का जल। ये प्रधानमंत्री जी की क्षमता है। सीधे
मन की बात को मैं मानता हूं वाइब्रेंट लोकतंत्र। कार्यक्रम के माध्यम से सीधे लोगों से, लोगों की चिंताओं से और आकांक्षाओं से जुड़ते हैं प्रधानमंत्री जी। और मन की बात के अगर कुछ विभिन्न आयाम देखें तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद तो है ही। बड़ी आसानी से कोई भी सीधे प्रधानमंत्री जी से जुड़ सकता है। और यह कितनी बड़ी बात है कि कोई भी आम नागरिक प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ जाए। मैं इसको बड़ी घटना मानता हूं। समावेशिता और भागीदारी इसकी एक और विशेषता है। मन में हमारे कई बार विचार आते हैं, लेकिन कई बार हम संकोच में रह जाते हैं, अरे यार कहां कहें, क्यों कहें। लेकिन प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करते हैं कि अपने विचार साझा करो, अपने विचार साझा करो। तो मन की बात के माध्यम से वो विचार भी साझा होते हैं। एकता और राष्ट्रीय पहचान, ये मन की बात की विशेषता बन गई है। आप जानते विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, देखो अपना कितना बड़ा देश है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, अलग अलग प्रांतों के लोगों से, अलग अलग रहन सहन, खान पान, लेकिन सबको समावेशित करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अलग अलग प्रांत की विशेषता यह मन की बात में आती रहती है। और दूसरी प्रेरणा और उत्साहवर्धन। अब भूरी भाई यहां बैठी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसी कलाकार, ये बात सच है, पहले कौन ने ध्यान दिया? कई ऐसे लोग जिन्होंने चुनौतियों से टकरा के निपटे हैं और सफलता पाई है, उनकी कहानियां हमारे सामने लाते हैं। कई बार क्या, कई नकारात्मक चीजें ज्यादा सामने आती, लेकिन देश में कितने लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, अपने आप को झोंक के काम कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी एक काम को पूरा करने में झोंक दी। कोई ने पर्यावरण के लिए झोंक दी। अब वो हमारी एक बहन का उल्लेख किया जो बीज बचा के रखती है पुरानी, जो हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं, कोदो, कुटकी, उसको बचा के रखा। प्रधानमंत्री जी ने उनका उल्लेख किया। जो विशिष्ट काम करते हैं लेकिन अनजान, अनसीन हीरोज जिनको कहते हैं, उन सबको सामने लाने का काम और दूसरों को प्रेरणा देने का काम मन की बात के माध्यम से करते हैं। और एक विशेषता मुझे और लगती है, सरकारी नीति और योजनाओं के बारे में जागरूकता। वो नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, और जब पब्लिक अवेयर हो जाती है तो नीतियों का क्रियान्वयन बेहद सरल हो जाता है। सामाजिक मुद्दों के लिए मंच, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, अलग अलग सामाजिक मुद्दे, उनको मंच अगर मिलता है तो मन की बात के माध्यम से मिलता है। और सांस्कृतिक उत्सव, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस महीने अब राखी का त्योहार आने वाला है, तो राखी पे बात होगी, होली पे बात होगी, दिवाली पे बात होगी, ईद की शुभकामनाएं होगी। और अलग अलग हमारे जो उत्सव है उनके बारे में पूरे देश को बताना, और जिस ढंग से बताते हैं वो पूरे देश को एक कर देता है। इसके साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही, विभिन्न पहल और नीतियों पर नागरिकों को एजुकेट करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सरकारी संस्थाएं भी नागरिकों के प्रति और ज्यादा जवाबदेह होती जाती है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का समय पे जानकारी, ये मन की बात में मैंने देखा, दुनिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में सही और सटीक जानकारी कई बार हमको अपने प्रधानमंत्री जी से मन की बात में मिलती, ताकि समय पर समस्याओं के बारे में हमको जानकारी हो। और डिजिटल पहुंच और विस्तार, देखो मन की बात, यहां बैठे अनुराग जी, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होते हैं। इसलिए मन की बात सचमुच में अद्भुत पहल है प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने सारे जनों को उससे जोड़ा है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि इस किताब सबका साथ सबका विकास, इसको पढ़ना जरूर। आजकल ये हो गया कि हम किताब ले भले लें, लेकिन पढ़ने में थोड़े आलसी से हो गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम समय निकालते, क्योंकि समय तो निकलता है। मुझे अगर पढ़ना होता है तो मैं समय कैसे निकालता हूं, गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, उतना समय मिल गया तो रास्ते में पढ़ लिया।
कहीं विमान में पढ़ लिया, कहीं हेलीकॉप्टर में। पढ़ने के लिए समय चुराना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, विशेषकर बच्चों से, कि इसको पढ़ना जरूर। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश ने भी अगर इतना विकास किया है। अब बताइए, कई बार प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता, कुछ लोग बात करते हैं राजनीतिक दल में, बड़ी सस्ती लोकप्रियता के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अच्छा, कह भी देते हैं, देते भी नहीं है। बैरियर्स इतने लगा देते हैं, किसी को मिलते ही नहीं है। हमने तय किया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि ऊंची उड़ान भर सकें। और इसलिए हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। हमने बनाई सीखो और कमाओ योजना, स्काई सीखो कमाओ योजना। काम सीखेंगे बच्चे कंपनियों में, उसके बदले 8,000 रुपया उनको दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में। तो प्रधानमंत्री जी कैसी अनेक प्रेरणाएं, सीखे भी बच्चे, परमानेंट जॉब भी मिले। अगर आप पढ़ेंगे तो कई आइडियाज आपको भी आएंगे। और इसलिए मेरा आग्रह है कि मन की बात आप पढ़िए जरूर। पढ़ेंगे आप? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, पढ़ेंगे? आप पढ़िए जरूर। ये अमूल्य खजाना है जिससे आपको कई मोती मिलेंगे। मैं अनुराग जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने मन की बात के इस खंड के लोकार्पण के लिए मध्य प्रदेश को चुना। यह मध्य प्रदेश का परम सौभाग्य है। आप पधारे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और ये दुर्लभ सौभाग्य मध्य प्रदेश को दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अभी अभी मैं आया तो मेट्रो रेल के कोच का अनावरण करके आया। कल स्मार्ट सिटी की जो रिजल्ट्स घोषित किए, स्मार्ट सिटी में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है। इंदौर देश में शहरों में नंबर 1 और मध्य प्रदेश ओवरऑल नंबर 1। इसके पहले जल संरक्षण के काम में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 आया। उसके पहले स्वच्छता मध्य प्रदेश नंबर 1 आया। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाओं में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। अपना देश दुनिया में नंबर 1। और हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 प्रदेश बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। आओ खोया सूरज ढूंढे और न मिले तो किरण किरण जमा करें हम। आओ नया सूरज बनाएं हम। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र पर ही नए सूरज की कल्पना हम कर सकते हैं। अब हम प्रकाशन विभाग की महानिदेशक श्रीमती अनुपमा भटनागर से निवेदन करते हुए आए और औपचारिक आभार ज्ञापन करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, पद्मा अवार्ड विजेता भूरी बाई जी, गणमान्य अतिथि, अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस समारोह में आए और हम सबका उत्साह वर्धन किया। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ गया है। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। माननीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का समर्थन हमें निरंतर मिलता रहा है और हमारी शक्ति बना रहा है। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए सर, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सर मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और वरिष्ठ पत्रकार श्री कंचन गुप्ता के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इन दोनों पुस्तकों के संपादन प्रकाशन के दौरान हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे बीच आज यहाँ भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद।
और मुफ्त में लगी भी। 160 देशों को वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दवाई और वैक्सीन दिलाई भी गई। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात करूं पोस्ट कोविड, तो उसमें भारत की एक नई पोजीशन बन रही। ये जियो पॉलिटिकल इक्वेशन जो है वो भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ला रहा है। और G20 की अध्यक्षता के कारण भारत को एक नई पहचान, भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और सामर्थ्य, इस सब को हम दुनिया भर में दिखा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया है और ये देश में मध्य प्रदेश को चुना गया भोपाल को इसके विमोचन करने के लिए। माननीय शिवराज जी का धन्यवाद करता हूं समय देने के लिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मित्रों, ये जो कांग्रेस कहती है, अभी भी कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा कि मुस्लिमों पर आक्रमण या मुस्लिमों पर प्रहार, मैं तो ये कहूंगा ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, परिवार तक सीमित थे। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को परिवार जन लेकर चले, हर किसी की चिंता करते हैं, तभी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ चले। अगर सही मायने में अगर ये सोचते हैं ये आक्रमण है क्या, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों को मिले बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ शौचालय मिले, बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनों को मिली बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ नल से जल मिला, बड़ी संख्या मुस्लिम परिवारों को मिला, क्या इसको आक्रमण मानते हैं? वो अत्याचार मानते हैं? वो कांग्रेस तो वोट लेती रही इन सब का, किया कुछ नहीं अल्पसंख्यक के लिए। चाहे सिख हो तो उनका कत्लेआम किया, बाकी अल्पसंख्यक हो तो उनका नाम लेकर केवल वोट मांगा है। गरीबी हटाओ का नारा लेते थे, लेकिन कांग्रेस के समय गरीब मिट जाता था, गरीबी नहीं हटी। सही मायने में पिछले 9 वर्षों में 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके काम के कारण आए, ईमानदारी के कारण आए, पारदर्शिता के कारण आए हैं। तभी तो भारत दुनिया की 10वीं से सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का शासन यहीं पे देखिए ना, बीमारू राज्य कहलाता था। मैं पूछ रहा था बाहर युवाओं से कि तुम्हें पता है कि बीमारू राज्य था? कहते नहीं सर, हमारी उम्र तो 18 साल है, उससे पहले बीमारू था। आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा, जो 24-25 साल वाले भी हैं, कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में दिग्विजय के समय क्या हालत थी यहाँ की। इसीलिए किताबें युवाओं के लिए और शोधकर्ताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और समय रहते करते हैं। धन्यवाद। मैं 1 मिनट शिवराज जी के। मित्रों, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है और मैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मन की बात के चुने हुए भाषणों का जो संग्रह है, उन 2 पुस्तकों का विमोचन मध्य प्रदेश में हुआ। एक जमाना था जब कांग्रेस का राज था, भारत में भी लोग कहते थे और दुनिया भी कहती थी, भारत में कुछ नहीं हो सकता, भारत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने देश बदल दिया। अब दुनिया कहती है भारत ही कर सकता है। ये सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। मोदी जी विजनरी लीडर हैं, मिशनरी लीडर हैं। वो देश प्रथम ये तो कहते ही हैं और करते भी हैं, लेकिन दुनिया के भलाई के बारे में भी सोचते हैं। सबका समावेश करके सबको साथ लेके चलते हैं। और जैसा अनुराग जी ने कहा, तुष्टीकरण नहीं, सबको न्याय। इन पुस्तकों को पढ़ने से हमको एक नई प्रेरणा मिलती है, नई दिशा मिलती है। कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपना जीवन झोंक के बहुत बेहतर काम किसी क्षेत्र में किया है, उस काम को भी लोगों को सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं और एक नई प्रेरणा देते हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने से एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। मैं एक बार फिर अनुराग जी को बधाई, हृदय से धन्यवाद देता हूं
तो उन्होंने हमको ये सौभाग्य दिया। आज भारत में अगर 18 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर आए हैं तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1 करोड़ 36 लाख लोग मध्य प्रदेश के भी उसमें सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में आज अगर शानदार इंफ्रा खड़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। सिंचाई की सुविधाएं हो, सड़कों का जाल हो, पीने के पानी का मिशन हो, जल जीवन मिशन। मन में तकलीफ तब जरूर होती कि 1.25 साल में कांग्रेस और कमलनाथ जी ने जल जीवन मिशन को मध्य प्रदेश की धरती पर शुरू ही नहीं किया। केंद्र ने पैसा भेजा, प्रधानमंत्री जी ने, उनने लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए नल लगाए ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया देने का फैसला किया किसानों को। कमलनाथ जी ने नामों की सूची ही नहीं भेजी, लाखों नाम छोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों मकान दिए मध्य प्रदेश के गरीबों को, लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ जी ने वो मकान लौटा दिए कहीं। प्रधानमंत्री जी के कारण देश भी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है, और मन की बात राष्ट्र प्रथम के भाव को जागृत करके हमको देश सेवा में लगाने की प्रेरणा देती है। इसलिए मैं एक बार फिर अनुराग जी का आभारी हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश को सौभाग्य दिया। जिस स्थान पे उतरा है उसे शिव शक्ति कहा जाएगा। चंद्रयान 3 का मून लैंडर जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति कहा जाएगा, मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने कहा है तो कहा जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो सब करते हैं क्योंकि उनमें विश्वास है। मुख्यमंत्री जी, आज आपने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, चुनाव के सिर्फ 75 दिन का है। तो ये कहा कि 75 दिन बाद भी हमारी सरकार आने वाली है, तो हम अभी विस्तार कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद भी हम ही आने वाले, और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार और करूंगा अभी तो। धन्यवाद।